लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट्स को आज हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के बाद आप सभी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड कहते किसे हैं? सॉलिड्स कोई भी सब्सटेंस हमारे सामने रखा है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं वो कौन सी सॉलिड्स, मतलब कौन से स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैसेस स्टेट में है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कि सॉलिड में होता है कि किसी भी सब्सटेंस का जिसका डेफिनेट मास हो, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, जिसका डेफिनेट शेप हो, उसको बोलते हैं सॉलिड्स। एक्सवाइजेड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम आपके घर का फ्रिज ले लें। ठीक है, सबके घर में फ्रिज होता है, फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज का डेफिनेट मास भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है एंड डेफिनेट शेप भी है। तो वो क्या होता है? सॉलिड में काउंट होता है। टेबल हो गया, चेयर हो गया, सब कुछ सॉलिड्स में आता है। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होती है। एंड नाउ द स्टूडेंट्स विल बी ब्लैंक व्हाट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। आई होप सभी को पता होगा क्योंकि 12th में आ गए, तो आई होप सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो होती है, कोई भी ये दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है हम उसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या होती है? काफ़ी शॉर्ट होती है कि जिस वजह से सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? ये होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होते हैं, कि हाँ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब कि आसानी से कंप्रेस नहीं होते। जैसे हम गैस के पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं, पास पास में नहीं होते, जिसकी वजह से वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, उसके पार्टिकल बहुत पास में होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट वो है वो समझ में आया होगा। क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉलिड्स का है वो डेफिनेट मास होता है, किसी भी सब्सटेंस का डेफिनेट मास हो, वॉल्यूम हो, शेप हो, वो सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड में और क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? वो शॉर्ट होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या होता है? रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमने सॉलिड्स तो पढ़ लिया, नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम रियल सॉलिड्स भी कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम जानते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, किसी भी चीज़ का डेफिनेट शेप होता है। किसी भी सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में तो उसका डेफिनेट शेप होगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होगा। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ये होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक, जैसे असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रेंज में खड़े होते हैं, चैन में, वैसे इसमें पार्टिकल्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही खड़े होते हैं। मतलब खड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है? जिसकी वजह से क्लोजली पैक्ड होता है तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उसी सब पॉइंट पे आके मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लें। NaCl का क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो जब इसको बढ़ाते जब वो 800 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो वो अपने आप मेल्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का? शार्प एज ऑन कटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल हम ग्लास का लेते हैं, ग्लास में क्या है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। ग्लास में क्या है? मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, चैन बनी है तो बनी रहने देती है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ग्लास का। शार्प एज ऑन कटिंग, जब मतलब ग्लास कहीं टूट जाता है तब उसको उठाते हैं तो बड़ा संभल के उठाते हैं, पर अचानक से कुछ लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होता है, नुकीले उसकी जो कोने होते हैं उस ग्लास के बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, वो सारे शार्प एजेस में होंगे। ठीक है,
और सबसे मेन बात तो होती है, ये होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो एनआइसोट्रॉपिक होता है। एनआइसोट्रॉपिक, द स्टूडेंट्स विल बी नाउ ब्लैंक, व्हाट इज़ एनआइसोट्रॉपिक? नो, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। एनआइसोट्रॉपिक वो होता है, जैसे कि एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर वो होता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में सेम अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? टेम्परेचर हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी क्या आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, उसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में आप कहीं से भी मेज़र करो, तो यहाँ से कहीं लेफ़्ट से मेज़र करोगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, राइट से मेज़र करोगे तो कुछ और आएगा, ऐसे मेज़र करोगे तो वो चेंज होती रहती हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं अलग अलग मिलती है, चेंज होती रहती हैं, उसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, डेफिनेट शेप होता है। अब किसी चीज़ का डेफिनेट शेप हो, मास हो, वॉल्यूम हो, तो किस में आता है? सॉलिड्स में आ जाता है, नहीं आता है ना? ये हमने अभी पढ़ा था जस्ट पहले। तो इसी चीज़ को हम इस चीज़ को सब करते हुए ये क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ना बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं, इसको ट्रू सॉलिड्स नहीं कहते हैं। ट्रू सूडो सॉलिड्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें इरेगुलर शेप होता है, ये किसी भी शेप का होता है। ठीक है, किसी भी शेप का हो जाता है, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा। ठीक है, बट जो एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्या होता है? रेगुलर, मतलब कि ये डेफिनेट शेप का होता है, बट एमॉर्फस सॉलिड्स इट इज़ इरेगुलर इन शेप। ठीक है, अब फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। ठीक है, कि मतलब कि पार्टिकल्स जो है ना, बच्चे मतलब कि बच्चे आ रहे थे, पार्टिकल्स की चैन होती है, वो कभी यहाँ है, कभी यहाँ पार्टिकल है, कभी यहाँ पार्टिकल है, कभी यहाँ है। किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कोई बच्चा जैसे प्लेग्राउंड में यहाँ घूम रहा है, असेंबली से पहले सब घूमते हैं ना, जब बेल होती है तभी सब सीधे से खड़े होते हैं, तो ऐसे इधर घूम रहे थे, वैसे ही पार्टिकल्स कहीं यहाँ होते हैं, कहीं यहाँ होते हैं, कहीं यहाँ होते हैं। ठीक है, सब पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं, इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, कहीं से भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? कम होता है, एक ओवर अ रेंज में होता है ऑफ इट टेम्परेचर। क्या होता है? मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, ये एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट पे उसको मेल्ट करना है, वरना बाकी पॉइंट्स पे मेल्ट वो नहीं करेगा। ठीक है, ये इसमें क्या है? इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें शार्प एजेस मिल रही थी, बट इसमें इरेगुलर एजेस। व्हाट द मीन ऑफ इरेगुलर? मतलब कि कोई भी पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जब हम कहीं से भी इसको कट करो ना, तो कोई ऐसा शेप मिल रहा है, कभी ऐसा शेप मिल रहा है, कभी ऐसा शेप मिल रहा है, मतलब अलग अलग शेप्स मिल रही हैं। एक डेफिनेट शेप नहीं मिल रही है कि जो एक डेफिनेट शेप होती है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सब्सटेंसेस को जब हम बीच से कट करते हैं, कहीं से भी कट करते हैं, तो हमें क्या? एक डेफिनेट एज मिलती है, वो शार्प भी होती है, डेफिनेट एज भी मिलती है। फॉर एग्जांपल एज अ ग्लास, और इसका एग्जांपल है फॉर एज अ प्लास्टिक चेयर। प्लास्टिक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स में आ जाती है। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन विल बी अराइज दैट व्हाट इज आइसोट्रॉपिक? मैं हूँ ना, आइसोट्रॉपिक वो होता है अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है? एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। अब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सब पार्टिकल यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी लेफ्ट से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करो, तो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मेज़र करो किसी भी सब्सटेंस का, तो वो क्या आएगा? इधर लेफ्ट से भी सेम आएगा, राइट से भी सेम आएगा। तो इसको, इस नेचर को क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। बट क्रिस्टलाइन में क्या था? क्रिस्टलाइन में आइसोट्रॉपिक था। क्रिस्टलाइन में अलग अलग फिजिकल डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, नाउ अब हमने ये भी कवर कर लिया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। पहला क्वेश्चन तो यही होता है इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। क्या? कौन कौन से? मॉलिक्यूलर,
आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और इन सब के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। नॉन पोलर मतलब नाम सुन के ही हमें पता चल जा रहा है कि उसमें क्या है, नॉन पोलर, तो पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भी तो बहुत ज़्यादा ही वीक होगा, ठीक है। वो तो कॉमन सी बात है, नॉन पोलर तो पोल्स तो है ही नहीं, पोल्स नहीं है तो पोलैरिटी कहाँ की, मतलब पोलैरिटी नहीं हो तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स तो जनरेट नहीं होने वाला, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ लगाओ हो गया, काम हो गया उनका, लिपट गया, ठीक है। ऐसे होता है ये, ठीक है। क्या इंसुलेटर, ठीक है, ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। इनका बहुत, अब हमें पता है कि नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इनका क्या है, ये फोर्स नहीं है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, ये मेल्टिंग बहुत इजीली मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है, ठीक है। बहुत जो कम फोर्स होता है ना उसको, जिसकी उसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स किस वजह से क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल क्राउडीनेस, उसकी जो क्राउडीनेस होती है ना, भीड़ भाड़ से, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अब इधर उधर भाग रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जिसमें फोर्स मतलब कि सब एक दूसरे के दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्राउडीनेस की वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आयोडीन हो गया इसका एग्जाम्पल, CO2 है, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। पोलर है तो इसमें पोलैरिटी जनरेट होगी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नाम से पता चल जा रहा है, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि पोल जनरेट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट होगा, ठीक है, जिसके ये सॉफ्ट होते हैं, बट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये हार्ड होते हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। इस नॉन पोलर में क्या जनरेट हो रहा होता है, लंडन फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पोलर है तो पोलैरिटी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेट होगा, बिकॉज इट जनरेटिंग द पोलर, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ पोल्स इट जनरेट द फोर्स, दैट्स बिकॉज इट हैड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। बट नॉन पोलर में उसमें तो पोल्स ही नहीं है, तो ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है HCl, SO2, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें मतलब हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हार्ड तो होगा ही, ठीक है, एट्स कंपेयर टू पोलर और नॉन पोलर को मिला के ये बहुत हार्ड, मतलब बहुत हार्ड नहीं होते, बट हार्ड होते हैं, ठीक है। ये भी इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते, इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट एज़ कम्पेयर टू पोलर नॉन पोलर इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर और पोलर में, ठीक है। और इसमें क्या होती है, कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आइस, H2O, ठीक है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन समझ में आए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज आयोनिक सॉलिड, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है आयोनिक, मतलब इसमें कैटायन एनाइन है, इसमें आयंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हार्ड है बट ब्रिटल है, इजी से टूट जाता है, ब्रिटल मतलब टूटना, तो क्या होता है, हार्ड है बट ब्रिटल हो सकता है, ठीक है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, बेस्ट एग्जाम्पल इज सॉल्ट,
मतलब इसमें क्या ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्ट नहीं कराएगी इलेक्ट्रिसिटी, बट भैया जैसे ही वो उसमें मोल्टन स्टेट में हो जाती है, एक्वस स्टेट में हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट ले लो अपना, ठीक है। सॉल्ट है, सॉल्ट को देखोगे जब वो सॉलिड स्टेट में होता है वो कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराता है, बट जैसे वो पानी में मिक्सअप होता है और वो मोल्टन स्टेट में आता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड का, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें जो फोर्स लगता है ना वो, ठीक है, वो क्या कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ZnS, CaF2, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। ओके, मेटालिक सॉलिड क्या है, हार्ड है बट मेलेबल एंड डक्टाइल। हार्ड है बट ऑन हैमरिंग वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स और थिन वायर्स, ठीक है। हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट और थिन वायर्स में। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें मेटालिक होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी होती है तो वो तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड क्या होता है कि हार्ड होते हैं बट हम उनको मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको थिन ऑन हैमरिंग हम उसको क्या है थिन शीट और थिन वायर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कंडक्टर्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Fe है, Cu है, Ag है, ठीक है। इसमें पता है इलेक्ट्रॉन और कर्नल का बस खेल होता है, मतलब कैटायन और एनायन का खेल होता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो है ही, हर चीज़ में एक्सेप्शन है, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड क्या है, तो कोवैलेंट तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कार्बन बॉन्डिंग है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट जो है वो इसका सॉफ्ट हो गया। बट जो डायमंड होता है कितना हार्ड होता है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो ईजिली ब्रेक नहीं होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है उसका। बट ग्रेफाइट का जो है ना बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ईजिली मेल्ट करने लगता है। और पता है डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्शन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये हार्ड होते हैं बट ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट जो है इसमें वो कंडक्टर है। बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड है, ग्रेफाइट है, SiO2 है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्रिस्टल लैटेक्स एंड यूनिट सेल। भाई यहाँ से चैप्टर शुरू होता है बहुत इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अगर आप अभी भी कहीं और आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा हो तो बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ लगा के बैठो, यहाँ से चैप्टर की रियल शुरुआत होती है। क्रिस्टल लैटिक्स एंड यूनिट सेल्स है। What is crystal lattice? The symmetrical three-dimensional structure arrangement of atoms, ions, and molecules inside a crystalline solid as a point. ये तो हमारी बुकिश लैंग्वेज होगी जो कि हमें एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। होता क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिमेट्रिकल, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक क्यूब होता है ना, वही समझ लो क्रिस्टल। एक क्यूब जो हो गया ना उसको एक क्यूब क्या हो गया, हमारा यूनिट सेल हो गया। यूनिट सेल के एक क्यूब को हम रखते 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 चले जाएंगे एक लॉन्ग ऑर्डर में, इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से, तो वो जो एक तैयार होगा ना मिलके बिल्कुल एक बड़ा सा क्यूब, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। उसके जो कॉर्नर पे एटम्स लगे होते हैं, रखे जाते हैं, उसको हम उस पॉइंट को हम लैटिक्स की तरह शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। द सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि अरेंजमेंट होता है एटम्स एट द कॉर्नर पे होता है। एक क्यूब होता है उसमें 6 फेजेस होते हैं, हर फेज के कॉर्नर पे एक एक जो एटम लगा होता है, उस एटम को हम एज ए लैटिक बोलते हैं, ठीक है।
वो होता है हमारा क्रिस्टल लैटेक्स। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लैटेक्स विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन टू जनरेट द इंटायर लैटेक्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब कि जो हमारा लैटेक्स है ना, मान लो ये है हमारा एक लैटिक है, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और हमने रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक यूनिट सेल बन जाएगा। और ये जो यहाँ पे ये बड़े बड़े ये लगे हैं ना, इसको हम एक सेकेंड आपको करके बताती हूँ मैं। ये जो है ना ये चीज़, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटेक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, इसी पॉइंट को हम क्रिस्टल लैटेक्स कहते हैं। और हम ऐसे ही ऐसे स्क्वायर्स बना के ऐसे ही रखते चले जाए ना, तो ये एक पूरा सा एक बड़ा सा स्क्वायर जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल्स, ठीक है। एंड व्हाट आर द, नाउ लेट अस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी जो होता है ना, वो इसका क्या होता है, एज लेंथ होता है। एज किसे बोलते हैं, इस चीज़ को, ये क्या है, हमारा एज है, एज लेंथ है ये, ठीक है। अब ये एंगल बिटवीन एज, मतलब कि एक ये एज हो गई, एक ये, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसका एंगल बिटवीन हम एज बोलते हैं, ठीक है। वो हम यूनिट सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो एज लेंथ क्या होती है, ए बी सी, ठीक है। और फिर एंगल बिटवीन एजेस क्या होता है, अल्फ़ा बीटा का, ठीक है। जो ए के सामने वाली एज पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। जो बी एज है, उसके जो सामने वाले एज पे एंगल बनता है, इसके ये जो बी है ना, ये बी, इसके सामने कौन सा बन रहा है, ये, तो इसकी सामने वाली एज पे जो बनेगा उसको हम कहते हैं बीटा, ठीक है। और जो जो सी है, सी एज लेंथ है, उसके जो सामने एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम गामा, ठीक है। यही इसके पैरामीटर्स है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। एंड अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, समझ में आया तो भी कमेंट करना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम विद डायमेंशंस, ओके। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, इसको आप ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं आप, जैसे CTOHRMT, ठीक है। CTO, जैसे एक बैंक में CO होता है, उसकी जगह पे CTO हो गया, एक पोस्ट होती है। HR मतलब कि किसी भी कंपनी में HR होता है, और MT तो आप ऐसे याद कर ही सकते हो ना, ठीक है। CTOHRMT, ठीक है। CTOHRMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। आपको इसी सीक्वेंस में ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स याद रखने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है, जिसमें ये जो एज लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, बट और इसके एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। कितने एंगल बना रहे होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, और ये इक्वल होते हैं सभी एंगल, मतलब अल्फ़ा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90, ठीक है। और इसकी एज लेंथ क्या होती है, वो भी ABC तीनों इक्वल होती है एक दूसरे के, ठीक है। ये किसकी बात हो रही होती है, क्यूबिक की, ठीक है। अब हम आते हैं टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल पे क्या होता है, ए और बी जो एज लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बट जो सी होती है वो अनइक्वल होती है, ठीक है। ए और बी इक्वल होगी एज लेंथ, बट जो सी होगी वो अनइक्वल होगी। और इसमें एंगल्स क्या होते हैं, वो अल्फ़ा इक्वल होगा बीटा का, बीटा इक्वल होगा, गामा इक्वल होगा, वो सब 90 डिग्री के होंगे, वो तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बस इसमें जो एज लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, ए और बी इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, A B C अनइक्वल होते हैं,
तीनों आपस में अनइक्वल होते हैं, ठीक है। ए कहीं जा रहा होता है, बी कहीं, सी कहीं, ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं। बट इसमें जो एंगल्स बन रहे होते हैं एजेस के थ्रू वो इक्वल ही रहते हैं। एंगल्स में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो इक्वल ही रहता है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी क्या होता है कि ये भी ट्राइगोनल की तरह होता है। इसमें क्या होता है जो एक्सियल लेंथ होती है ना, मतलब जो एज एज लेंथ होती है, ए भी इक्वल होती है बट जो सी होती है वो अनइक्वल होती है। ए और बी एज इक्वल होंगी बट जो सी होगी वो अनइक्वल होगी। उसके बाद इस जो एंगल्स इसमें बन रहे तो गामा अल्फ़ा और बीटा जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, बट जो गामा होता है वो 120 का हो जाता है। इसमें एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं। अल्फ़ा और बीटा 90 का रहेगा बट जो गामा है वो 120 का हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन दैट इज़ रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है ए बी सी, फर्स्ट वाले की तरह ये भी तीनों मतलब कि क्या होता है एजेस, तीनों एजेस सेम रहती हैं। इसकी एज लेंथ होती है वो ए बी सी तीनों सेम रहती हैं इसमें, बट जो एंगल्स होते हैं वो अल्फ़ा बीटा वो सेम रहते हैं, बट जो गामा होता है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज दैट इज़ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है ये भी सेकंड वाले की तरह है, और सॉरी थर्ड वाले की तरह है। ए कहीं जा रहा है, बी कहीं जा रहा है, सी कहीं जा रहा है, मतलब कि ए बी सी आपस में इक्वल नहीं रह जाते, ठीक है। बट अगर हम इनकी एंगल की बात करें तो इसमें अल्फ़ा और गामा 90 बना रहे होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट जो बीटा होता है ना वो इक्वल नहीं होता है इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेवेंथ वन दैट इज़ ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है ए बी सी, ये भी कहीं जा ए कहीं जा रहा है, बी कहीं जा रहा है, सी कहीं जा रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं और ना ही ये एज लेंथ इक्वल होती है। आप देख रहे हो कि अल्फ़ा बीटा गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल है ही नहीं, तीनों आपस में बैठ ही नहीं रहे हैं, अनइक्वल बन ही नहीं रही है। और वो ये जो क्या होता है एक्सियल लेंथ ये भी सेम नहीं होती है, और एक्सियल एंगल्स जो होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है ना ये आपको याद करने पड़ेंगे, और वो भी इसी ऑर्डर में याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्यूबिक इजी है, बस एक बार ट्रिक बना लो CTOHRMT, CTOHRMT, ठीक है। एक दो बार बोलोगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, okay. Now we will discuss about, or we find out what is the number of atoms in a unit cell। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि एटम्स इसमें हम बोले तो ये हो जाएगा, एटम्स कहने का मतलब ये कितने, सिंपल क्यूबिक में तो हम गिन के पता लगा सकते कि इतने हैं एटम्स, बट जो और स्ट्रक्चर बनते हैं हम उसमें पता नहीं लगा सकते कि कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो उसी को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं 6 होते हैं ना, ठीक है। तो फाउंड आउट कर लो 1 2 3 4 और एक में 2 लगे हैं तो 8 इंटू क्या हुआ 6 इंटू 12। ये तो अभी आगे वाला स्ट्रक्चर जब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बनाएंगे उसमें आता है 12, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 8 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ये सिंपल में है और हमें दिख रहा है साफ साफ, इसलिए हम काउंट करके बता सकते हैं। बट आगे कैसे निकालेंगे और स्ट्रक्चर्स में, तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। 1 जैसे कि 8 इंटू 1/8, ठीक है। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। और उसका आधा कितना हो गया 1/8, तो क्या मिला हमें 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना है अंदर 1 है, मतलब एक फेस पे एक एक क्यूबिक यूनिट की फेस पे एक ही एटम है, दो तो नहीं है ना, बस वही चीज़, ठीक है। नाउ लेट इज अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ दिस दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज BCC शॉर्ट फॉर्म। कि ये इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है इधर सिंपल क्यूबिक यूनिट में क्या होता है कि ये एक पहचान होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट पहचानने की, दैट
कि जो क्यूब होता है ना उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, बीच में या फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं और एटम नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, जैसा आप देख रहे हो फिगर में, ठीक है। और इसका सेकंड टाइप क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर पे तो होता है बट एक सेंटर में भी होता है, ठीक है। कॉर्नर पे है बट एक सेंटर में भी है, तो इसको +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ लेट्स अवर थर्ड, फेस सेंटर्ड थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फीट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है कि जो क्यूब है ना उसमें कॉर्नर्स पे तो होता है बट ए हर फेस की साइड पे भी होता है, ठीक है। आधा अंदर आधा बाहर, जैसे मान लो 6 हैं, 6 इसकी साइड से हैं तो हर 6 फेस की साइड पे होगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो फिगर में, आधा अंदर आधा बाहर, तो उसी का हाफ लिखा। और कितनी फेजेस होती हैं, 6 फेजेस, मतलब 6 फेजेस होते हैं। ऐसा करके कितना इसका नंबर आया, 4, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, एक बार रिवाइज करवा लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल में क्या, यूनिट सेल में क्या था कि सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे क्यूब में, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या था कि जो है ना, बॉडी सेंटर्ड में क्या था कि कॉर्नर पे तो होगा बट सेंटर में भी होगा, सेंटर में होगा सिर्फ और कॉर्नर पे होगा। उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, हर एक फेस के ऊपर होगा, ठीक है। हर एक कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होगा, हर एक फेस पे, ठीक है। ये था हमारा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना इन अ यूनिट सेल, ठीक है। आई होप समझ में आया ही होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग इन अ क्रिस्टल्स। मतलब कि एक क्रिस्टल में जो एटम्स होता है वो किस तरह पैक्ड होता है, ठीक है। लॉन्ग चेन में होते हैं, ए बी टाइप में होते हैं, या ABC में टाइप में होते हैं। ये सब आपको बड़ा कन्फ्यूजन में लग रहा होगा अभी, बट आई एम डैम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, लेट स्टार्ट। व्हाट फर्स्टली वी विल, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना वो सिर्फ एक लॉन्ग चेन में होते हैं, ना नीचे होता है ना ऊपर, सिर्फ एक लंबी सी लाइन होती है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना टफ नहीं है। ये जो एटम होता है, आई विल शो यू, जस्ट वेट। ये जो एक एटम है ना, ये कितने मतलब ये एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एटम है, कितने एटम्स के बीच में कांटेक्ट में आ रहा है, एक लेफ्ट एक राइट, सिर्फ 2 के बीच में आ रहा है, और किसी के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सेकेंड टॉपिक, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या है, लॉन्ग चेन होगी, उसके नीचे एक और चेन होगी, उसके नीचे एक और चेन होगी, उसके नीचे नीचे नीचे। बट हम जब ऐसे देख रहे हैं कि एक लॉन्ग चेन ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ऐसे ऐसे, मतलब कि ये है, ऐसे लॉन्ग चेन है, उसके नीचे ये है, ऐसे करके लॉन्ग चेन है। बट ये इसमें क्या होता है, इसमें कैसी पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। आप कहोगे 4 कैसे होता है, मान लो ये एक बीच का एटम देखते हैं, इस एटम को यहाँ उठा के रखो, ठीक है। ये बीच का एटम है, तो इस एटम के एक ऊपर एटम है, एक इधर एटम है, एक इधर एटम है, एक इधर एटम। कितने एटम्स के बीच में कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कांटेक्ट में है ये 4 एटम्स के बीच में, वो हमें क्लियरली पता चल रहा है। और कैसा ये बना रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये जो जगह खाली होती है ना, इसको देखो कैसे 4 एटम्स से मिलके ये जो जगह खाली कर रही है, कैसे बना रही है, स्क्वायर बना रही है। तो ये क्या हो जाती है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हो जाती है। और ये कौन सी पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग ए टाइप होती है, ए एक लाइन ऊपर नीचे, तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। और ये जो जगह खाली होती है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्क्वायर बना रही है ना, अंदर स्क्वायर बना रही है, दिख रहा है, इजीली डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना। तो ये कैसे बना, स्क्वायर
क्लोज्ड पैकिंग बना रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि ये जो ना एक एटम कितने कॉन्टैक्ट, कोई भी एक एटम ले लो, बीच में से कितने एटम के कांटेक्ट से 4, एक ऊपर है, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, ठीक है ना, 4 एटम है उसके आसपास में कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4, और ये किस में होता है, 2 डायमेंशन वाले में होता है। नाउ वी विल, इसका जो सेकेंड टाइप है वो भी हम देख लेते हैं। पता है, ये ऐसे हम जो लाइन ऊपर पहले वाली बनाते हैं, उसके बीच में जो स्पेस खाली रहता है ना, जैसे ये पहला एरो, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये जो जगह खाली, यहीं पे हम एटम भरते हैं, इधर नहीं करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एटम, एक यहाँ पे एटम, ठीक है, ऐसे एटम लगाएंगे, ये बी रो हो गई, ये ए रो हो गई, ठीक है। ऐसे एटम लगाने के बाद जब हमें इस पे ऐसे वॉइड मिलता है, ये जो खाली जगह है ना, इसको वॉइड कहते हैं। ये एक एटम कितने कांटेक्ट में कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 के कांटेक्ट में आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और ये 6 आ रहा है तो दिमाग में आएगा हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल की यही तो होती है, 6 फेजेस होते हैं उसके, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। इसको वॉइड को देखो, ये हेक्सागोनल क्रिएट कर रही है बिकॉज ऑफ इट इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ 6 एटम, 6 एटम को टच कर रहा है ना आपस में, बस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। और इसका फर्स्ट वाला टाइप क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग हमने फर्स्ट पढ़ लिया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 2 था। सेकंड पढ़ लिया जिसमें स्क्वायर, जिसमें 2 टाइप थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4 था। फिर हमने पढ़ लिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6 था, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। इसमें भी आते हैं, इसमें भी 3 टाइप के आते हैं, इसलिए भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक पैकिंग, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ऐसे चैन SCP, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ऐसे कहते हैं, ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे 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 ए टाइप के होते हैं, बिल्कुल रखे होते हैं बिल्कुल। और पता है इसमें एक ये जो होता है ना, ये एक एटम 6 को टच कर रहा होता है, ठीक है, और एक क्यूब बना रहा होता है। आप देख लो, ऐसे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर भी होता है ना अपर 3D एज्यूम करो आप लोग, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, 3D एज्यूम करोगे तो क्यूब ही लगेगा आपको अंदर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो इसमें क्या हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और ये कैसा टाइप था, ए टाइप था, ठीक है। और ये क्या था, सिंपल क्यूबिक, नाम से पता चल रहा है क्यूबिक है, तो क्यूब में कितने फेज होते हैं 6 होते हैं। तो एक एटम कितने कांटेक्ट रख रहा है, कितने एटम से, 6 एटम से, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, BA टाइप की पैकिंग होती है। बी पहले क्या होता है, 3 एटम होता है, उसके बाद 4, मतलब कि जहाँ पे जगह खाली होती है ना, वहाँ से वो भरना स्टार्ट होता है, वो ऐसे अरेंज करते हैं, मान लो ऐसे रखो, ठीक है। तो यहाँ से वो भरना स्टार्ट होगा, फिर एक ऐसे, आप इसको 3D में एज्यूम करना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हेक्सागोनल होती है, और इसमें कितने, एक जो एटम है कितने से कांटेक्ट रख रहा होता है, 12 से, 12 एटम से कांटेक्ट रख रहा। कोई भी एटम उठा लो, एक अंदर हो गया, एक इधर साइड लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया, बॉटम में हो गया, टॉप पे हो गया, ठीक है, अंदर में हो गया, उसके सेंटर में हो गया, तो कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। हेक्सागोनल में, सिंपल वाले में आपने देखा था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, जो आपने 2D डायमेंशन में देखा था, एंड नाउ इट इज़ 3D, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट यू कैन अज्यूम दैट, ठीक है। और इसमें कैसी पैकिंग होती है, AB होती है, ठीक है। नाउ वी विल कम दैट क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन
सिंपल एंड क्यूबिक में आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कैसा था, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। कंफ्यूज मत होना, सिंपल लगा है आगे, तो सिंपल से समझ जाओ। एक ही क्यूब की बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और कैसी टाइप की पैकिंग होगी, ए टाइप की पैकिंग होगी। बट ना इसमें सिर्फ क्यूबिक लिखा है तो भाई मामला गड़बड़ है, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, सी बढ़ जाता है, इक्वल लाइन जुड़ जाती है, ठीक है। इसमें ए बी सी, फिर ए से स्टार्ट होता है, बी सी, फिर ए से स्टार्ट होता है, वैसे करके। और इसमें एक एटम कितने से टच कर रहा होता है, 12 से टच कर रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्लोज पैकिंग एंड क्रिस्टल्स वाला टॉपिक है वो इजीली समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लिस्टर क्लियर हुए होंगे, और नहीं हुए हैं तो भी आप कमेंट करना, हुए हैं तो भी कमेंट करना, ओके। Now we will discuss about type of voids in 3D पैकिंग, ओके। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं voids क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं, एक लॉन्ग रेंज बनाते हैं, तो उनमें फर्स्ट रो सेकेंड और फर्स्ट रो में जो जगह खाली रह जाती है उसको बोलते हैं voids। लेट्स एक बार दिखाती हूँ आपको। जैसे आप इसमें सॉरी, ठीक है, आप जैसे इसमें देख रहे हो, ये जो एटम है, 3 एटम ये आपस में मिले, ठीक है। मिलने के बाद भी ये जो थोड़ा सा जगह रह जाती है उसको बोलते हैं, पहले तो उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। पर जो 3 रिंग्स से बना होता है और जो स्क्वायर शेप में जैसा दिख रहा होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं और उस जगह को बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। मान लो वॉइड्स में आपको समझाती हूँ। ये हमने एक लॉन्ग चेन बनाई एटम्स की, ठीक है। हम ऐसे लॉन्ग चेन बना रहे हैं, ये बनाई, ठीक है। ये तो पॉइंटर्स बना रही, इतने अच्छे से बन नहीं रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। ये जो जगह खाली बच रही है ना बीच में, कलर चेंज करके बताती, सॉरी, ये जो जगह खाली बच रही है ना ये बीच में, इसको हम वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा वॉइड्स क्या होती है। जो खाली जगह होती है ना, जैसे 3 एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं बट उसके आफ्टर बाद भी जगह बच रही है, उसको बोलते हैं हम वॉइड। और जो 3 रिंग्स स्क्वायर ट्राइंगल शेप में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल होल। ट्राइंगल है तो 3 हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल होल, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नाउ कम टू सेकेंड टाइप ऑफ वॉइड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6, जो 6 रिंग से बन रहा हो, ठीक है। देखो एक पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये बन रहा है। फिर देखो, फिर एक और बार उसके ऊपर रखा हुआ है, 3D में इमेजिन करो तो काफ़ी अच्छे से आएगा। फिर एक और ऊपर एटम्स रखे हुए हैं 3 रिंग के, उनके बीच में जो वॉइड बन रहा है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। और उस होल को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल। आई होप आपको वॉइड्स का जो भी टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कोई भी एटम्स हैं आपस में जुड़ रहे हैं, जो गैप खाली रह जाता है उसको वॉइड्स बोलते हैं, बस। Now we will find out the relation between A, D and R. Now what is A, D, R? Confuse मत होना, काफ़ी मैसी नहीं है, क्लीन है। मैं जितना अच्छे से हो पाऊँ मैं उतना अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। A क्या होती है, एज लेंथ, अभी हमने पढ़ा था। D क्या है, डायमीटर, एज वी नो, ठीक है। R क्या है, रेडियस, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि डायमीटर इक्वल्स टू R, जितनी डायमीटर उतनी वो एज लेंथ होगी, ठीक है। एंड R इक्वल्स टू A/2, मतलब जितनी रेडियस है, ठीक है, वो जो क्या होगी, एज लेंथ की हाफ होगी, ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। बट इन फेस क्यूबिक सेंटर्ड में क्या होगा, 2D इक्वल्स टू, मैं सिंपली बोलती हूँ, नोट कर लेना ये, ठीक है। D इक्वल्स टू A/√2 होती है, ठीक है। और रेडियस इसमें क्या होती है, R इक्वल्स टू A/2√2 होती है, ठीक है। एंड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
उसमें क्या होता है, D इक्वल्स टू √3/2a, ठीक है, R इक्वल्स टू √3/4a। ओके, आई होप ये आपको रिलेशन बिटवीन AD एंड R समझ में आया होगा। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को आप नोट कर लो, अपने नोट्स बना लो, तो काफ़ी बेटर होगा। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम मतलब कोई भी चीज़ दिए हुए तो उस चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, जैसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मान लो एक पानी का टब है, मतलब पानी का टब नहीं, खाली टब है, उसमें कितना पानी फिल्ड हुआ है, ठीक है, हाफ हुआ है, उससे हाफ हुआ है, 20% हुआ है, 90% हुआ है, ये चीज़ किस में आती है, इफ़िशेंसी में, उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हमें एटम्स के लिए फाइंड करनी है, वो कितने एटम्स पैक कर पा रही है या फिर कितने एटम्स लॉन्ग चेन बना पा रहे हैं, वही सब हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, पैकिंग का मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के थ्रू जितना टोटल स्पेस फिल्ड हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो वन एटम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, व्हाट इज एटम क्या होता है, गोल होता है, स्फेयर में होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, ठीक है, πr²³ ये हमें स्फेयर का वॉल्यूम पता है। तो स्फेयर एटम क्या, जो वो स्फेयर की शेप में होता है, बस उसका वॉल्यूम। और यहाँ पे n क्या, n इंटू 4/3 πr³/A3 × 100, ठीक है, ये होता है। तो n यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ा था ना कि मतलब कि एक यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में अभी हमने फाइंड किया था 8 इंटू हाफ 1/8 इक्वल्स टू 1 होता है ना एन, तो वही एन की वैल्यू 1 हो गई। और ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यूनिट सेल 2r होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इतना 52.4% आया, ठीक है। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला सेम रहता है, बट जो इसकी एन और ए की वैल्यू होती है, ए क्या था हमारा, एज लेंथ की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4/√3r, ठीक है, और एन की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये कितना कैलकुलेट करने के बाद आएगा 68%, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे, ठीक है। इस पर भी सेम रहेगा, बस फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन एन इंटू वैल्यू ऑफ वन एटम अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, ये रहेगा। बस क्या चेंज हो जाएगा, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू, ठीक है। यानी कि एन की वैल्यू द नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन वाली वैल्यू, और ए क्या है हमारा, एज लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो हो जाएगी फेस सेंटर्ड में 4, और ए क्या हो जाएगा 2 × √2, ठीक है। वो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है 74%। और आपने अभी कंपेयर कर सकते हो, अभी आप सिंपल क्यूबिक में कितना था 52, बॉडी में कितना, बॉडी सेंटर्ड में कितना था 68, एंड फेस सेंटर्ड में क्या 74। यानी जो सबसे बेहतर पैकिंग एफिशिएंसी वाला हो जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेस फिल्ड होता है, वो कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी वाला, ठीक है। मतलब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा स्पेस फिल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, आई होप ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेडियस रेशियो, ठीक है। रेडियस रेशियो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर्स आप ही के लिए हेल्प होगा जितना आप याद करोगे, ठीक है। तो रेडियस रेशियो में क्या होता है,
रेडियस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, R1 अपॉन R2 रख दो, रेडियस ऑफ रेशियो निकल आएगा। ठीक है, कुछ रेशियोज है मेरे पास, जैसे 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में किसी एटम का रेशियो लाया करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल B2O3। ठीक है, अगर किसी एटम का जो है स्ट्रक्चर वो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाया करता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद अगर कोई किसी का रेशियो 0.1414 से लेकर 0.732 के बीच में लाया करता है, तो उसका क्या होगा 6 का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6, और उसका कैसे स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल NaCl, नमक। ठीक है, किसी का रेशियो अगर 0.732 से लेकर 1.0 में लाया करता है, 1 तक लाया करता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, जो क्यूबिक होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आ गई ना बात वही। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल है CaCH_Cl। ओके, आई होप ये आप लास्ट के 3 तो आप बिल्कुल याद ही कर लो, 0, ये जो रेशियोज़ हैं, कोऑर्डिनेट, स्ट्रक्चर तक याद कर लो, एग्जांपल तो खुद याद ही हो जानी है। इसका फॉर्मूला देख लो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन, R1 अपॉन R2। ठीक है, नाउ वी will discuss about density of a unit cell. What is the formula of density of a unit cell? ठीक है, किसी एक यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी है वो हम फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Z = M अपॉन N × A³। यहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, M क्या है, मोलर मास, N क्या है, एवोगैड्रो नंबर, A³ क्या है, एज लेंथ है, और डेंसिटी तो हमें पता ही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Z × M अपॉन N × A³। ठीक है, वेयर इज Z इज नंबर ऑफ एटम, M इज मोलर मास, और M इज मोलर मास, N इज एवोगैड्रो नंबर, A³ इज एज लेंथ। ठीक है, और ये सबको पुट करके हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, ये इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, इम्परफेक्शन नाम ही सुना होगा, परफेक्ट ही नहीं है सॉलिड्स, खराबी ही है उसमें। ठीक है, ये 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, एक एटम के, ठीक है, डिफेक्ट अराउंड पॉइंट, ठीक है, और एटम, एक एटम के आसपास कोई डिफेक्ट है, सिर्फ एक एटम के, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लाइन डिफेक्ट। और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है वही पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन डिफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज़ लाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट इन अ रो, मतलब पूरी लाइन ही बेकार है यार, एटम की पूरी लाइन बेकार है। Now we will discuss about the types of point defect, जो होता है स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर चेंज इन स्टियोमेट्रिक, मतलब कि जितने अनायन है उतने ही कैटायन होंगे, जितनी कैटायन है उतनी ही अनायन होंगे। बट नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जितने अनायन है उतने कैटायन नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, जितने अनायन है उतने कैटायन नहीं रहेंगे, कैटायन ज़्यादा होगा तो एनायन कम होगा, एनायन ज़्यादा हो तो कैटायन कम होगा। ठीक है, ये और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कि मान लो कि अभी मैं आपको डिटेल में आगे इसके बारे में बताऊंगी। फर्स्टली वी नो अबाउट द स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट इन डिटेल। व्हाट इज स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक पता है भाई, नॉन आयनिक तो झन्न से एक आइडिया आया कि नॉन आयनिक है मतलब कि आयंस नहीं है। ठीक है, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक, दैट इज़ वो भी किसमें 2 टाइप में होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टेनियल डिफेक्ट।
ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, मान लो ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो एटम्स जो है ना बिल्कुल ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, लाइन से ऐसे 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 ऐसे, बस यहाँ एक एटम ऐसे, यहाँ से कोई एक एटम गायब हो जाता है, ठीक है, गायब हो गया तो जगह खाली होगी, जगह खाली मतलब वैकेंट, वैकेंट उसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, वैकेंसी डिफेक्ट, उसी चीज़ को क्या नाम दे दिया, वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, इंटरस्टेडियल डिफेक्ट क्या होता है, मतलब ये हड्डी में कबाब जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल फिट बैठता है इसके ऊपर मुहावरा, ये मतलब कि ऐसे अरेंजमेंट है, एटम्स का ऐसे अरेंजमेंट है, बिल्कुल आराम से अपना एटम का अरेंजमेंट लगा के बैठे, इसी के बीच में एक एटम आ जाता है, लो भैया, बस एक्स्ट्रा एटम जो प्रेजेंट हो जाता है ना, इसी को हम कहते हैं इंटरस्टेडियल डिफेक्ट, ठीक है। इसके आने से क्या हो जाती है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी कह रही हूँ, डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, वैकेंसी में एक एटम निकल जाता है तो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर द आयनिक डिफेक्ट, ठीक है। आयनिक डिफेक्ट के जरिए, आयनिक डिफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, बड़ी फ्रैंक होना, फ्रैंकली मतलब कि एक कटायन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन है, ठीक है, एक कटायन एनायन है बट उसी के साथ में कोई छोटा सा कटायन या एनायन आके चिपक रहा है, बड़ा फ्रैंक हो रहा है, टची हो रहा है उससे, तो स्मॉल आयन कैटाइन मूव टू इंटेस्टाइनल साइड, मतलब कि आराम से अरेंजमेंट बना के बैठे हैं, आराम से अपना कैटाइन एनायन, बट एक कोई छोटा सा एनायन कैटाइन आके उन लोग के बीच में चिपक रहा है, उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि ना कैटाइन बाहर जा रहा है ना एनायन बाहर जा रहा है, वो तो बस इधर उधर पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई निकल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल है अपना Ag, ठीक है, Cl, ठीक है। इसका दूसरा क्या है, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है, स्कॉटी डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, एक कैटायन है एनायन है, एक कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, बट अगले में आप रो में देखो तो एक कैटायन गायब, एक एनायन गायब, तो वो जो मिसिंग हो जाता है ना, उसी को कहते हैं स्कॉटी। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल में आके चिपक रहा था, इसमें क्या होता है, गायब हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड स्कॉटिक, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ये भी 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, बट मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है ना वो भी 2 टाइप के होते हैं, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब कि कैटायन है एनायन है, कैटायन है एनायन है, कैटायन है एनायन है, बस अचानक से ना इसमें से एक एनायन गायब हो जाता है, आपको दिख रहा है एब्सेंट, मतलब एक गायब हो गया एनायन, ठीक है, ड्यू टू वैकेंसी, नाम से ही समझ में आया, एनायन वैकेंसी मतलब एनायन की जगह खाली हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज NaCl, ठीक है। एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, इसका जो सेकेंड टाइप है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, मतलब कि आराम से अरेंजमेंट देख रहे हो, AB, बस इसी में एक क्या हो जाता है ना, कैटाइन चला आता है, कैटाइन आके सेटल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मतलब आराम से अपना सेटअप बना के बैठे हैं, उसमें आयन आके सेट हो गया, उसी को हम बोलते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। और ये किस में आता है, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अभी हमने पढ़ा था नॉन स्टियो डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें कैटाइन ज़्यादा होंगे तो एनायन कम होंगे, एनायन ज़्यादा होंगे तो कैटाइन कम होंगे, ठीक है। अब मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है कि मतलब एक कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, बट अब हम अचानक से देख रहे हैं कि भाई जो ये जो Fe2 है, मतलब Fe2 और O2 है, Fe2 को ना Fe3 से रिमूव कर दिया गया, मतलब कि हम देख रहे हैं Fe2 है, O2 है, Fe2 है, O2 है, बट Fe2 जो वाला आयन था ना उसको Fe3 से रिमूव कर दिया गया, तो वहाँ पे मेटल की तो जगह खाली हो गई। तो उसी चीज़ को जब हम मेटल को रिमूव कर देते हैं
तो हमारे पास मेटल्स की कमी हो जाती है, जो हमें कहते हैं मेटल्स डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, आपको दिख रहा होगा NaCl, Na, फिर पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसमें ना कोई बाहरी बंदा, मतलब कि बाहर से क्या आया, SR2 आया, SR स्क्वायर आया, ठीक है। बाहर से आया, उसने NaCl के जो आयंस होते हैं उसको रिमूव करके उसकी जगह ले ली। तो इसमें मतलब सब कुछ शुद्ध रखा, उसमें कुछ आके बैठ जाए, मतलब मान लो 4 लड़कियां बैठी हैं, उसमें आके एक लड़का बैठ जाए, 2 लड़कियों को हटा दे, कैसा लगेगा, इम्प्योरिटी लगेगा। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल सेम है ये। मतलब सारे एनायन अपना सेटअप बना के बैठे हैं, बस कोई बाहर से आता है, दो एनायन को निकाल के उसकी जगह ले लेता है, बस उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा हो, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ एडवाइस हो, सजेशंस हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके।